हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ के बारे में। जानने के लिए हमें सबसे पहले फोर्स के बारे में जानना होगा। फ्रेंड्स, फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल रीजन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है या मूव करती हुई किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जैसे कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये ब्लॉक जो है ये अभी रखा हुआ है, ये रेस्ट पोजीशन में है। अगर हम ये सोचें कि ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मूव करने लगे तो ये मूव नहीं कर सकती। इसको मूव करने के लिए हमें इस पर एक्सटर्नल एक पुश अप्लाई करना होगा। जैसे हम इस पर एक पुश अप्लाई करेंगे तो ये मूव करना शुरू कर देगा। मीन्स हम ये समझ चुके हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को उसकी रेस्ट पोजीशन से उसकी मोशन में लाना है तो हमें उस पर पुश अप्लाई करना होगा, या हो सकता है हम उसको पुल करें। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल, जैसे हम कोई एक्सटर्नल रीजेंट अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो चेंज हो जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन में मोशन में आ जाता है, या फिर मोशन की कंडीशन से रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या मूव करती हुई किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक एक्सटर्नल रीजन की, जैसे कि पुश और पुल। सो फ्रेंड्स, इसी पुश या पुल को ही कहा जाता है फोर्स। फ्रेंड्स, इस फोर्स की डेफिनेशन को समझने के बाद ही हम समझ सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन इट विल रिमेन moving in the same direction with same velocity unless an external force is applied on it. फ्रेंड्स, न्यूटन का ये कहना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी, और यदि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी और उसी वेलोसिटी से मोशन करेगी, उसी डायरेक्शन में मोशन करेगी जिसमें वो पहले मोशन कर रही थी। इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे कि फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि उनका ये कहना है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मीन्स उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इट विल रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो रेस्ट की कंडीशन में ही रहेगी, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो ही रहेगी। कब तक? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि क्या ना कर दिया जाए, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। मतलब है कि अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ जाएगी, मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी वो उतनी ही वेलोसिटी पर रहेगा जो उसकी पहले है। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो वो जीरो ही रहेगी। और ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इट विल रिमेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, तो वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जिसमें वो पहले मूव कर रही थी, उसी डायरेक्शन में और उसी वेलोसिटी से, मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मीन्स अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ जाएगी या फिर उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो वो घट जाएगी। लेकिन अगर हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, हम दोनों बातों को मिलाकर ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट स्टेट हो या फिर वो मोशन की स्टेट हो, बिना एक्सटर्नल फोर्स के चेंज नहीं होगी। मींस ऑब्जेक्ट की स्टेट अनचेंज रहेगी विदाउट, या हम कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। इसी को कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मान लेते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट is in motion with velocity small v। हम ये मान लेते हैं फ्रेंड्स कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि v वेलोसिटी से मोशन कर रही है। अब हम यदि ये करें कि इफ देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, अगर हम ये मानकर चलें कि ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, देन
its velocity remains constant, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। मींस हम ये कह सकते हैं दैट इज इफ कैपिटल F इज इक्वल टू 0 देन A इज इक्वल टू 0। A यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज होगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इन एब्सेंस of external force the motion of object is unaccelerated। सो फ्रेंड्स, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं होता तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, और वेलोसिटी अगर उसकी चेंज नहीं होगी तो उसका एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। मीन्स उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अनएक्सेलरेटेड। मीन्स एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो अनएक्सेलरेटेड होती है। यह भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लॉ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम सीखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम पढ़कर आए हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हमें सेकेंड सेक्शन में, इस सेक्शन में हमें सीखना है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और उसको सीखने से पहले हमें सीखना होगा मोमेंटम के बारे में। सो फ्रेंड्स, मोमेंटम क्या चीज़ होती है, इसके लिए देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ तो मैस होगा ही, तो मान लेते हैं ये m mass की एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो उसकी मोशन करने पर ही डिपेंड करता है। जब तक वो मोशन नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी नहीं होगी, उसमें कोई मोमेंटम नहीं आता। मोमेंटम को फाइंड करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को मोशन कराना पड़ती है। यहाँ पे मान लेते हैं कि m mass की कोई ऑब्जेक्ट है और जो v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम p होगा, इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल p से, तो इसकी वैल्यू होगी m इंटू v। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहा जाता है उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। और फ्रेंड्स, हमें जानते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर दिया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से उसका मैस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। और हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आता है तो उसके इस प्रोडक्ट में भी चेंज आएगा। प्रोडक्ट में चेंज आने का मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। तो मोमेंटम चेंज होने के आधार पर ही हम दे सकते हैं फोर्स की डेफिनेशन, क्योंकि फोर्स ये कहता है कि फोर्स एक ऐसा रीजन है जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर देता है। वेलोसिटी को चेंज करेगा तो उसकी मोमेंटम को भी चेंज कर देगा। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम में चेंज केवल फोर्स की ड्यू ही आ सकता है। मीन्स फोर्स एक ऐसा रीजन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम को चेंज कर सकता है। इसी बेस पर न्यूटन सेकेंड लॉ दिया गया था, जो कहता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मीन्स ये फॉर्मूला ये कहता है कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी मोमेंटम में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। मीन्स उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा चेंज हो जाएगी। अगर वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और यदि वो उसको रोकने के लिए होगा तो उसकी वेलोसिटी घटेगी। लेकिन जितना ज़्यादा हम फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे उसकी मोमेंटम में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। इस आधार पर न्यूटन सेकेंड लॉ दिया गया, जो कि हमें फोर्स की डेफिनेशन भी देता है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली v1 थी, और फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो वेलोसिटी में जो चेंज आया है इस वजह से इसका जो मोमेंटम है वो पहले mv1 था और बाद में वो mv2 हो गया। मीन्स इसका जो मोमेंटम था वो p1 से चेंज होकर p2 हो गया है।
तो अब हमने जो फोर्स अप्लाई किया है उसको कुछ तो टाइम लगा ही होगा फोर्स अप्लाई करने में। जितने टाइम तक फोर्स अप्लाई किया उतने टाइम में इसके जो मोमेंटम है वो P1 से कन्वर्ट होकर कितना हो गया, P2 हो गया। मान लिया वो टाइम T है, तो T टाइम में जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो है P2 माइनस P1। ऐसे ही अगर हम ये बात करें कि यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ तो उसको कहा जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन T। दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और न्यूटन्स लॉ से जो फोर्स की वैल्यू होती है, जो F की वैल्यू होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की। मींस जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी मोमेंटम में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। तो फ्रेंड्स इसे हम कहेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो फ्रेंड्स अगला रूल यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम सीखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स लास्ट सेक्शन में हम सीख कर आए थे न्यूटन्स सेकेंड लॉ के बारे में। सो फ्रेंड्स इस सेक्शन में हम सीखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है वो ये बताता है कि इस नेचर में कोई भी फोर्स कभी सिंगल नहीं होता। मीन्स कोई भी फोर्स कभी अकेला वर्क नहीं कर सकता। उस फोर्स को वर्क करते समय उस पर एक और एक्स्ट्रा फोर्स वर्क करता। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फोर्स हमेशा पेयर में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आपके हाथ में एक बॉल है और उस बॉल को लेकर आप दीवार पर हिट कीजिए। किसी भी बॉल को जब आप दीवार पर हिट करेंगे तो वो बॉल लौटकर वापस आपके पास ही आएगी। इसका मतलब ये है कि जब बॉल को हमने दीवार पर हिट किया तो बॉल ने दीवार पर एक फोर्स अप्लाई किया। इसको हम एक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन दीवार भी बॉल पर एक फोर्स अप्लाई कर देती है जिससे वो बॉल वापस लौटकर हमारे पास ही आ जाती है। इसे बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर यदि कोई एक्शन फोर्स अप्लाई होगा तो उस पर रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होगा। न्यूटन का यही कहना था कि the magnitude of the force F21 applied by second object on the first object is equal in the magnitude of the force F12 applied by the first object on the second object, but they are opposite in direction to each other। Means आप यहाँ से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है A और एक ऑब्जेक्ट है B। अगर A ऑब्जेक्ट B ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करे, ये पहली ऑब्जेक्ट यदि दूसरी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करे जिसको हम डिनोट करेंगे फोर्स F21 से, तो ये जो दूसरी ऑब्जेक्ट है ये भी क्या करेगी, पहली ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगी जिसको मान लेते हैं F12। यदि कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि ए ऑब्जेक्ट है, यदि दूसरी ऑब्जेक्ट पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, तो दूसरी ऑब्जेक्ट भी क्या करेगी, पहली वस्तु पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। और न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे इन द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी। मीन्स अगर ए ऑब्जेक्ट ने बी पर जो फोर्स अप्लाई किया यदि 5 न्यूटन है तो बी ऑब्जेक्ट भी 5 न्यूटन फोर्स ही ए ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेगी। बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी। ए की डायरेक्शन अगर एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो बी के द्वारा जो अप्लाई फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन एक्स की नेगेटिव फॉर्म में होगी। मीन्स जैसे हमारे पास ए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ पॉइंट पर, यदि हमारे पास एक ग्राफ की हम कल्पना करें, यहाँ पे कोई ग्राफ है x, यहाँ पे y एक्सिस है और ये हमारा पॉइंट O है। यदि हमारे a ऑब्जेक्ट y एक्सिस के पास है और b ऑब्जेक्ट जो है वो y एक्सिस से कुछ दूर है, तो a फोर्स ने यदि x की डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई किया, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जो कि F21 है, तो b ऑब्जेक्ट भी a पर एक फोर्स अप्लाई करेगी जिसे हम F12 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट जो बी पर फोर्स अप्लाई करती है इसको एक्शन फोर्स बोला जाता है और बी ऑब्जेक्ट फिर उस एक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करती है, इसलिए इसको रिएक्शन फोर्स बोला जाता है। न्यूटन के अनुसार दोनों की दोनों फोर्स हमेशा ही मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम चलते भी हैं तो चलने के लिए हमें पैर को ज़मीन पर रखना पड़ता है। जब हम पैर को ज़मीन पर रखते हैं तो पैर के द्वारा ज़मीन पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिससे ज़मीन भी क्या करती है, हमारे पैर पर एक फोर्स अप्लाई कर दे, रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर देती है जिससे कि हम चल पाते हैं। यानी हमें चलने के लिए भी इस लॉ का यूज़ करना पड़ता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है ये आपको
पेयर ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। कोई भी फोर्स कभी भी सिंगल नहीं हो सकता, वो हमेशा पेयर में वर्क करता है। और पेयर में वर्क करने का मतलब ये भी है, साथ में ये भी हमें समझना होगा कि जो पेयर में फोर्स होते हैं वो क्या एक ही ऑब्जेक्ट पर लगते, तो नहीं लगते। यदि यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो बी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स अप्लाई कर रहा, मतलब दोनों फोर्स जो होते हैं वो एक अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट पर कभी अप्लाई नहीं होते। अगर हमें ऐसा कहीं लग रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो एक इमेजिनरी फोर्स होगा, जिसे हम कॉरियोलिस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट के द्वारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो इक्वल होता है इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट। यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा सेकेंड ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई होगा उसी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। बट इनकी डायरेक्शन क्या होती हैं, तो बट दे आर अपोजिट इन द डायरेक्शंस टू ईच अदर, बट इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन फोर्स की इक्वल मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स वर्क करता है। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। F21 मतलब ये है कि फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट के द्वारा फर्स्ट पर अप्लाई हो रहा है, और F12 है जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा सेकेंड फोर्स पर अप्लाई हो रहा है, सेकेंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो ये इक्वल होंगे, बट यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो हमें बता रहा है इन दोनों की डायरेक्शन। नेगेटिव साइन ये कहता है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और ऐसे ही और अच्छे टॉपिक्स और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे इस चैनल को।